बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है, जहां हम करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 7 के हवाले से मैचेस पे। और हमने कल देखा कि बड़ा ज़बरदस्त मैच कल रहा लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का। पेशावर ज़ल्मी में कामयाबी ज़रूर हासिल की, लेकिन वो सुपर ओवर में और बड़ा ज़बरदस्त वहाब रियाज ने ओवर किया। और उसके बाद एक्सपीरियंस पेशावर ज़ल्मी के शोएब मलिक ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कल के मैच में, और आकर 2 बॉलों पर शाहिनशाह आफरीदी को 2 चौके लगाए और उसके बाद जो है मैच फिनिश किया। और उनके साथ साथ मोहम्मद हारिस ने कल जो है बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया। मैच के दौरान हमने देखा कि 2 बेहतरीन कैचेज उन्होंने लिए। और कल हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने जो है कामरान अकमल को टीम में शामिल किया था, और मोहम्मद हारिस जो है वो विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन ओवरऑल कल हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा। एक तरफ हमने थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखी वहाब रियाज की, तो दूसरी जानिब बल्ले से आखिरी ओवर में जो है 23 रन बनाए, खासकर जो है शाहिनशाह आफरीदी ने, और उनकी बदौलत टीम जो है मैच बराबर करने में कामयाब हुई उनकी इनिंग से। और फिर उसके बाद सुपर ओवर के मैच हुए। सुपर ओवर में जो है लाहौर कलंदर्स ने जो है 5 रन बनाए, जिसके बाइस जो है हमने देखा कि आसानी जो है पेशावर ज़ल्मी के ओपनर्स ने जो है आसानी स्कोर को, टारगेट को जो है अचीव कर लिया। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद रहमानी साहब। खालिद रहमानी साहब पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ साथ लीगर एडवाइज़र आमिर अजीज़ साहब भी स्पोर्ट्स के मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे इस मैच के हवाले से। आमिर साहब, सबसे पहले स्टूडियो आने का बहुत बहुत शुक्रिया दोनों साहिबान का। तो क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? आमिर साहब, बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा। हमने एक तरफ देखा कि आखिरी ओवर में जो है 24 रन दरकार थे, 23 रन जो है हमने देखा कि शाहिनशाह आफरीदी ने जो है बड़े अच्छे अंदाज और एक रूप उनका नया देखा हमने कि उसके अंदर हिटिंग करते हुए भी नजर आए। तो कैसा देखा उनकी बैटिंग को और कल के मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब, आपने मदऊ किया मुझे इस प्रोग्राम में। कल का मैच बड़ा सनसनीखेज़ मैच था अगर देखा जाए तो। और अगर देखें तो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी दोनों ने अपनी अपनी जगह भरपूर मुकाबला किया। सुपर ओवर तक मैच को ले जाना खुद ये शो करता है कि लाहौर कलंदर किसी से कम नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन जैसा भी आपने रिकैप किया खुद इसको कि वहाब रियाज का जो आखिरी ओवर था सुपर, जो उन्होंने बॉलिंग की है, मतलब 6 बॉलों के ऊपर 6 रन सुपर ओवर के हिसाब से ये एक बहुत ही जिसे कह लें कि बहुत ही मिनिमम स्कोर है जो उन्होंने उस वक्त दिया। वहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग का परफॉर्मेंस सामने आई, और जो वहाब रियाज का एक्सपीरियंस है वो दिखाई दिया मैच के अंदर। उससे पहले भी जो उन्होंने बॉलिंग की बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी, लेकिन वो जो आखिरी ओवर था वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था पूरे मैच का, और उसकी वजह से ज़ल्मी जो है उसको कामयाबी हासिल हुई। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बाकी परफॉर्मेंस का, तो उसमें लाहौर कलंदर इज़ डेफिनेटली अ गुड टीम, उसको हम ये बिल्कुल आउटराइट नहीं कर सकते। और शाहिनशाह आफरीदी के 3 छक्के आखिरी मैच के अंदर, मोहम्मद हफीज़ के 49 रन से, मोहम्मद हफीज़ के 49 रन, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी काबिल सताइश हैं। बिल्कुल काबिल सताइश हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे लाहौर से ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स रिपोर्टर, खासकर जो है बड़े अच्छी कवरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं लाहौर के अंदर वक़ार साहब ने। वक़ार साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक़ार साहब, कैसा देखा कल के मैच को आपने? खान साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया है। कल का मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। ये नहीं कि ग्राउंड में बैठने वाले जो शायकीन है, बल्कि जो टीवी की स्क्रीन पर देख रहे थे उन्होंने भी इस मैच को बहुत इंजॉय किया। खास करके शाहीन अफरीदी ने जो लास्ट ओवर पर छक्का मारा और जो ये मैच सुपर ओवर में चला गया। लेकिन बदकिस्मती से जो लाहौर कलंदर्स की टीम है उन्होंने सिलेक्शन अच्छी नहीं की, यानी कि ओपनिंग स्टैंड कोई अच्छा नहीं भेजा, और जिसकी वजह से ज्यादा स्कोर नहीं हो चुका। सिर्फ स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 5 रन ही बन सके। यहाँ तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन थी, मोहम्मद हफीज को भी भेजा जा सकता था, इसके अलावा या फिर शाहीन अफरीदी खुद भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने फकर जमान और हैरी ब्रोक पर रिलाई किया। उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया, सिर्फ 5 रन का टोटल दिया, जिसकी वजह से शायकीन काफी मायूस हो गए थे। जब पेशावर ज़ल्मी ने सुपर ओवर खेला तो मंजे में जो बैट्समैन है शोएब मलिक, उन्होंने पहली 2 बॉल्स पर ये स्कोर पूरा कर दिया, जिसकी वजह से शायकीन काफी मायूस हो गए थे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब शायकीन बाहर निकल रहे थे तो उन्हें उम्मीदें थी कि लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह
शाहीन अफरीदी ने, जो लाहौर थंडर्स के कप्तान हैं, उन्होंने एक बड़ा छक्का लगाकर मैच को सुपर ओवर में धकेल दिया था, लेकिन सारे किरे किराए पर पानी फेर दिया इन दो ओपनर्स ने, जो स्कोर नहीं कर सके। बहरहाल कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग था। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर थंडर्स की टीमों के दरमियान अब दोनों ही टीमें प्लेऑफ में बकायदा तौर पर पहुंच चुकी हैं और कल लाहौर थंडर्स का मैच होगा मुल्तान सुल्तान के साथ। और मुल्तान सुल्तान, जिस तरह की आपको मालूम है कि मुल्तान सुल्तान ने अपना विनिंग के तसलसल को बरकरार रखा हुआ है, सिर्फ एक ही मैच उसने लूज किया है, जबकि लाहौर थंडर्स भी अच्छा उदाहरण पेश करते हुए दूसरे नंबर पर मौजूद है। और जो दूसरा मैच होगा प्लेऑफ्स का, वो इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का होगा। और एक फॉर्मेट अच्छा रखा हुआ है उन्होंने शुरू से ही पाकिस्तान सुपर लीग ने, कि जो टीम हारेगी उसको एक चांस मिलेगा और वो बाद में तीसरा प्लेऑफ खेल के बकायदा तौर पर फाइनल में रसाई हासिल करने की पोजीशन। अच्छा वकार भाई, जरा ये भी बता दे, कल पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और बैटिंग की और 158 रन स्कोर किए, 159 रन का टारगेट दिया लाहौर कलंदर्स को। तो हमने देखा कि जहां पर लाहौर कलंदर्स के जो ओपनर हैं नहीं चलते हैं, तो वो जो टारगेट है वो चेज नहीं कर पाते। पिछले मैचेस में हमने देखा कि कराची किंग्स के खिलाफ भी जो यही सूरत हाल रही, अगर फखर जमान रन करते हैं तो टीम विनिंग पे चली जाती है, फखर जमान रन नहीं करते तो टीम हार की ट्रैक पे चली जाती है। तो समझते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ा अहम किरदार फखर जमान का भी लाहौर कलंदर्स के लिए है। जी बिल्कुल, फखर जमान जो है वो साफ स्कोरर पाकिस्तान सुपर लीग के, वो बड़ा अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। और आपने एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि जब फखर जमान स्कोर करते हैं तो लाहौर कलंदर्स जीत से अवकाश होती है। पिछले मैच में देखा था कि स्कोर नहीं किया तो उस देर से पिछड़ा हुआ था, लेकिन हैरी ब्रॉक का बल्ला चल गया और हिकमत अमली भी नहीं दिखाई देती। जिस तरह कि कल स्कोर जो किया था पेशावर ज़ल्मी ने 158 को, इतना बड़ा टोटल नहीं था और उनका जो ओपनिंग स्टैंड है वो भी स्कोर नहीं कर सका और जो मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो भी नहीं चल सके। शुरू में ही स्टार्ट में ही लाहौर कलंदर्स के जो प्लेयर्स हैं वो आउट होना शुरू हो चुके थे। ये काफी बड़ा फैक्टर है कि जब आपको पता लग जाता है कि आप प्लेऑफ में पहुंच गए हैं, तो जो हिकमत अमली है उसमें काफी हम देखते हैं कि गैप आ जाता है। बहरहाल फखर जमान एक अच्छे प्लेयर बनकर अच्छे प्लेयर बने हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और टॉप स्कोरर हैं। अच्छा थोड़ी सी बात है हम कर लें अपने शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से। वकार भाई, हमने देखा कि नए रूप में नजर आए, कल बड़ी हार्ड हिटिंग करते हुए नजर आए, 3 छक्के मार दिए, 1 चौका मार दिया और मैच को टाई भी करवा दिया पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। तो नया रूप कैसा देखा आपने शाहीन शाह आफरीदी का? जी, नया रूप शाहीन शाह आफरीदी का बहुत मजेदार था और जो ग्राउंड में शायकीन बैठे हुए थे उन्होंने उनका ये रूप देखकर काफी उनको तहसीन पेश किया और काफी ग्राउंड में हल्ले गुल्ले भी हमें देखते रहे। और शाहीन शाह आफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग का जो 7 एडिशन शुरू हुआ था, जब उनका अनाउंस हुआ था कि शाहीन शाह आफरीदी लाहौर कलंदर्स के कप्तान बनेंगे, तो शाहीन शाह आफरीदी ने बकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की थी। तो उन्होंने पहले ही इसका इंटीमेशन दे दिया था कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में अब मुझे एक्शन में देखेंगे, यानी कि नए रूप में देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो बकायदा तौर पर इस बैटिंग की लिए मेहनत भी कर रहे हैं और कल भी उन्होंने कहा था कि वो ना सिर्फ नेट पर बॉलिंग करते हैं बल्कि बैटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एंड पे जब आए तो टीम के लिए एक अच्छा बैटिंग का मुजाहरा कर सकें और बिल्कुल टीम के लिए अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर सकें। वकार सब है, आप लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर की विकेटें कैसा देख रहे हैं, बिहेवियर वहां का? अब हम देखते हैं कि किसी मैच में 170-80 रन हो जाते हैं तो वो भी दूसरी टीम को चेस करना इतना आसान नजर नहीं आता। ड्यू फैक्टर भी वहां पर मौजूद है, तो समझते हैं कि ये आगे वाले जो प्ले ऑफ मैचेज हैं उसमें बहुत असरअंदाज होता हुआ दिखाई देगा टॉस। जी बिल्कुल, टॉस काफी आगे मैचेस जो मरला जा रहा है उस पर काफी असरअंदाज होगा, क्योंकि विकेट का जो बिहेवियर है हर मैच में हम देखते हैं कि तब्दील हो जाता है। कभी 200 रन भी बन जाते हैं, कभी 150 और एक कल आपने देखा कि 158 रन बने हैं। और ड्यू फैक्टर बहुत है, शाम में शदीद किस्म की शबनम होती है, इसकी वजह से जो बाद में बॉलिंग करने वाली टीम होती है, खास करके जो बॉलर होते हैं उन्हें काफी मुश्किल का सामना। अच्छा रहमानी साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा, शाहीन शाह आफरीदी की बैटिंग को कैसा देखा आपने, नया रूप उनका? हाँ माशाल्लाह जी, वो तो उन्होंने यानी कि आप जो सुपर ओवर में लेके गए
वो इन्हीं का था कंट्रीब्यूशन। और मैं तो पहले मुबारकबाद देता हूँ पेशावर ज़ल्मी को, माशाल्लाह उन्होंने कल का मैच जीत लिया। बहुत अच्छा मैच कल का जीता है। और सेकेंडली ये है कि एक्चुअली ये टीम इवेंट है, उसमें कैप्टन के साथ पूरी टीम को चलना होता है। एक दो प्लेयर तो अच्छा परफॉर्म कर लें तो उससे रिजल्ट्स नहीं आते। और आप देखें जैसे कि मुल्तान जो है दे आर डूइंग वेरी वेल, रिजवान की कप्तानी में करेक्ट, वो चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे हैं। हमारा जो कराची जो है वो नहीं कर पा रहा है। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स है और उसके अंदर रिजल्ट देना होता है। तो ये क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट जो है वो तो एक पैशन की तरह है, बाकी सारे स्पोर्ट्स तो बाद में आते हैं। तो ये हर बंदा जो है, मैं एज ए आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन एज ए ले मैन मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। फैमिलीज़ भी और ख़वातीन जो 52% है कंट्री का, वो भी PSL को बल्कि वर्ल्ड वाइड इसको देखा भी जा रहा है और इन्जॉय भी किया जा रहा है। बिल्कुल एंजॉय भी किया जा रहा है। आमिर साहब क्या कहेंगे, ज़बरदस्त मैच के साथ साथ हमने देखा कि कल एक थोड़ी सी तब्दीली पेशावर ज़ल्मी की थी कामरान अकमल और मोहम्मद हारिस के हवाले से। हमने देखा पेशावर ज़ल्मी ने कल विकेट कीपर कामरान अकमल को दोबारा टीम में शामिल किया, विकेट कीपिंग करवाई, और मोहम्मद हारिस जो फील्डिंग कर रहे थे और हमने देखा कि उन्होंने फील्डिंग में भी जान मारी। गोया कि उन्होंने बैटिंग में रन नहीं किए लेकिन फील्डिंग में 2 अहम कैचेज उन्होंने पकड़े, जो इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच भी करार दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे मोहम्मद हारिस के हवाले से? नौजवान है, यंग है और टीम को परफॉर्म भी करते नजर आ रहे हैं, तो कितना अच्छा साइन है ये पेशावर ज़ल्मी के लिए? मोहम्मद हारिस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है कल, और उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बन सकते हैं आगे चल के मैचेस के अंदर, और पाकिस्तान की टीम के लिए भी एक अच्छा एसेट साबित हो सकते हैं आगे जाके। ज़ल्मी ने जो कामरान अकमल को खिलाया था वो अपनी बैटिंग को डेप्थ दी थी, उन्होंने इस दफ़ा बैटिंग को डेप्थ दी थी, और उन्होंने कामरान अकमल को ख़ास तौर से इस वजह से रखा था कि कामरान अकमल बड़ी हिट लगा सकते हैं, उनके पास सलाहियत है, वो उनके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो बड़ी हिट लगा सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने रखा था। और हारिस जो हैं वो वैसे भी ऑन फील्ड ही इज़ ए वेरी वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड जैसे कह लें आप फील्डर हैं वो, और उन्होंने कल साबित की ये बात। जज़ाई के हाथ से जो कैच बबल अप होकर गिर रहा था वो उन्होंने जिस तरीके से इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड उसको उठाया है, तो वो शो करता है रिफ्लेक्सेस को कि इस प्लेयर के पास रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और क्रिकेट के अंदर रिफ्लेक्सेस ही काउंट होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी अच्छे प्लेयर्स गुजरे हैं उनके रिफ्लेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हारिस ने भी ग्राउंड के अंदर अपने रिफ्लेक्सेस को शो किया है। दूसरा कैच भी जो उन्होंने पकड़ा वो भी इट वाज अ वेरी गुड कैच, भागते हुए उन्होंने वो कैच लिया है, और ड्यू फैक्टर के साथ जब आपको मौसम की सारी तब्दीली हो रही हो और लाइट्स आपके सर के ऊपर हो, तो क्योंकि मैंने खुद भी नाइट क्रिकेट खेली है बहुत और ग्राउंड्स में खेली है, तो मुझे थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप भागते हुए ड्यू के अंदर भागते हुए आप बॉल को कैच करें या पकड़ें। सो अच्छा पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है। साइन है मोहम्मद हारिस है। वकार साहब क्या कहेंगे मोहम्मद हारिस के हवाले से? वकार साहब को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, क्या कहेंगे, कल हमने देखा कि 158 रन आमिर साहब गोया के अच्छा मजमुआ था कल के मैच में जो स्कोर किया पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन हम समझते हैं कि विकेट का बिहेवियर हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो है चेंज होता दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि 170, 80, 90, 200 भी रन यहाँ बने हैं, लेकिन अब विकेट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज है, दूसरी टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है चेस करने में। तो समझते हैं कि आगे जाके जो प्ले ऑफ मैचेज़ हैं इसमें परेशानी होगी चेस करने वाली टीम को। कल की जो विकेट थी शहजादा, वो काफ़ी जो मैंने उसको वॉच किया विकेट को, वो काफ़ी स्किटिंग विकेट थी, मतलब उसके ऊपर बॉल स्किट हो रही थी बहुत ज़्यादा। सो किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो स्किटिंग विकेट के ऊपर रन स्कोर कर सके, और यही जो सेंटर विकेट है पद्दाफी स्टेडियम की, यही होगी फाइनल के लिए भी। तो हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि आगे के दोनों मैचेस जो एलिमिनेटर्स हैं वो, और उसके बाद फाइनल मैच वो भी इसी पिच के ऊपर खेला जाएगा। तो शायकीन क्रिकेट को मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बॉल इसके ऊपर रुक रुक के आ रहा है, या तो रुक के आ रहा है या वो बॉल स्किट हो रहा है इसके ऊपर, बॉल रुक रुक के आ रहा है। हमने देखा कि इस टूर्नामेंट के अंदर चाहे वो कराची हो या लाहौर हो, हमने देखा कि कराची के अंदर ऐसी विकेटें बनाई, कराची में 13 थी और लाहौर में 10 विकेटें तैयार की गई इस टूर्नामेंट के लिए। 13 विकेटों पे हमने देखा कि वहाँ पर बॉलर्स भी कामयाब हो रहे थे, स्पिनर्स भी कामयाब हो रहे थे, बैट्समैन भी रन कर रहे थे। तो समझते हैं कि ऐसी विकेटों से जो है शायकीन क्रिकेट जब ग्राउंड पे आते हैं तो कितना इंजॉय कर रहे होते हैं ऐसे मैचेस को। नहीं देखिए, छक्के चौके सबको अच्छे लगते हैं,
मैचेस के अंदर, लॉन्ग हिट सबको अच्छी लगती हैं, लोग आते भी इसी चीज़ के लिए, लेकिन जहाँ पे सनसनीखेज़ी हो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लो स्कोरिंग मैचेस के अंदर सनसनीखेज़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके पास चांसेस होते हैं कि आप स्कोर्स को लेवल कर दें, आप मैच को सुपर ओवर में ले जाएं, जैसे कि इस मैच में आपने देखा। ये इस सनसनीखेज़ी जो है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिकेट के अंदर। सनसनीखेज़ी इंपॉर्टेंट रखता है ऐसे मैचेस के अंदर जहां पर शायकीन क्रिकेट बड़ी दिलचस्पी से ऐसे मैचेस को एंजॉय करते हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि तमाशाइयों के लिए विकटें इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त तैयार की गई हैं, जहां पर बैटिंग, बॉलिंग और स्पिनर्स खासकर जो है इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जहां पर वहाँ फास्ट बॉलर भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो पे हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन ने। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसा देख रहे हैं कल के मैच का जो हुआ है? उसमें हमने देखा कि सुपर लीग 7 का पहला सुपर ओवर मैच हुआ जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की। कितना मज़ा आया कल के मैच में? आपको एंजॉय किया आपने कल के मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, कल का जो PSL का मैच था वो मेरे ख्याल से जितने भी अभी तक PSL के मैचेस हैं उनमें सबसे हाई वोल्टेज मैच था और तमाम ही खिलाड़ियों ने कम उबेश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और कल न सिर्फ PSL का ये पहला मैच था जो सुपर ओवर में गया, जिसका मज़ा ही कुछ और होता है, और जो सबसे अहम बात थी कल के मैच की वो एक कैच था जो हारिस ने ज़ाज़ई के तवस्सुत से मतलब लिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लम्हात होते हैं और ये इस तरह की जो परफॉर्मेंस होती है तो शायकीन जो मेरे ख्याल से इतनी मुश्किलात के बावजूद जब घर से निकलते हैं 4-5 घंटे सफ़र करके स्टेडियम तक पहुँचते हैं, मैचेस देखते हैं, बैठे रहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं न सिर्फ वो एंजॉय करते हैं बल्कि उनकी थकन को दूर कर देती हैं। और कोई भी खेल जो होता है शायकीन के नुक्ते नज़र से इसी लिहाज से मतलब वो अहमियत रखता है कि वो एंजॉय करें, रिलैक्स करें, इसलिए कि इस तरह के मैचेस में मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो शायकीन है वो परेशानी का शिकार हों। अगर थोड़ी बहुत परेशानी का शिकार होते हैं तो फिर वो एंजॉय भी करें और रिलैक्स करें। और फिर जैसा कि शाहीन शाह आफरीदी, जैसा कि उन्होंने ICC वर्ल्ड कप में भारत के परखचे उड़ा दिए थे, और अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सके तो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के परखचे उड़ा दिए आपके कहने का मतलब ये। कल जो है उन्होंने मतलब ये कि जब सुपर मतलब ये कि मैच को बराबर किया तो उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई शानदार थी। उन्होंने 29 रन्स बनाए और मेरे ख्याल से गालिबन आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट के फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है इतनी उसमें नीचे जाके इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और उन्होंने जो है अपनी जो एक्सपर्टीज़ थी बैटिंग का उसका भी मतलब ये कि जो नाकिदीन है या जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये बावर कराया कि वो एक अच्छे बैट्समैन भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनको ओवर मिला तो जाहिर है सुपर ओवर में आप कुछ नहीं कह सकते, वहाँ पे सामने जो थे शोएब मलिक जैसा बैट्समैन था और उसमें आप कुछ नहीं कह सकते, तो जाहिर है यके बाद दिगरे 2 चौके लगे। लेकिन कतई नज़र इसके कि देखें कि फतह और शिकस्त खेल का हिस्सा होता है और कोई भी एक टीम जीतती है, कोई भी एक टीम हारती है। लेकिन कल का जो मैच था मैं ये समझता हूँ कि अब तक जो में हो सकता है एलिमिनेटर्स में मतलब कौन से मैचेस अच्छे हों या आगे जाके फाइनल मतलब कौन सी टीम इस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। लेकिन देखें इस तरह के जो मैचेस होते हैं ना वो यादगार होते हैं। शायकीन भी हमेशा इस तरह के मैचेस में वो यादें जो है ज़िंदगी भर के लिए लेके जाते हैं। तो ये मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच है और तमाम ही खिलाड़ियों ने खासतौर से शाहीन शाह आफरीदी ने कमाल कर दिया, वरना उनकी टीम तो हार ही गई थी एक तरह से। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर जो ऑन एंड ऑफ इससे कब जो PSL होती रही थी उसमें वो मतलब ये कभी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते थे कभी ख़राब, लेकिन मजमूई तौर पर अभी तक ये था कि ज़ाहिर है अभी तक वो नहीं जीत सकें। लेकिन कल की परफॉर्मेंस से ये साबित होता है कि वो जो है इस PSL 7 में
कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी बात हमें लाहौर कलंदर्स के ओपनर्स के हवाले से भी कर लें। क्या कहेंगे जब टीम के ओपनर्स लाहौर कलंदर के स्कोर नहीं करते तो उन पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर मिडल ऑर्डर पर आ जाता है। कल भी हमने देखा कि मिडल ऑर्डर पर प्रेशर आया, फिर शाहीन शाह अफरीदी ने आके मैच को बराबर किया। तो समझते हैं कि फ़खर जमान का खेलना टीम के लिए कितना सूदमंद साबित होता है। और दूसरी तरफ कल 158 रन का टारगेट, जो 159 रन का जो टारगेट दिया गया था, समझते हैं कि वो बआसानी चेस कर लेना था लाहौर कलंदर को। देखिए शहजादा, जब इस तरह के मैचेस होते हैं और ख़ासतौर से T20 में, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जो है बाज़ औक़ात ख़राब परफॉर्मेंस पेश करने वाली टीमें जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर देती हैं। तो T20 में मतलब आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कप्तान को और खिलाड़ियों को जो है डिसीजंस लेने पड़ते हैं ग्राउंड के अंदर, और उनको जो है मतलब अच्छी परफॉर्मेंस जो है उसको मद्देनज़र रखना होता है। देखें, कभी भी किसी टीम में अगर आप सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों पर डिपेंड करेंगे, उन पर रिलाई करेंगे, तो उसका नतीजा फिर ये होता है कि ना सिर्फ उन प्लेयर्स पे एक प्रेशर आ जाता है जिस पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं, और बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो भी मतलब उस तरह की मतलब कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है उनका। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे कल फ़खर नहीं चले तो ये बहुत अच्छी बात थी कि हफीज़ चल गए। तो इस तरह से मतलब होना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ही प्लेयर है वही चलता रहे, और ये बड़ी अच्छी बात होती है किसी भी टीम में कि अगर कोई खिलाड़ी बर वक्त नहीं चल पाता तो दूसरा खिलाड़ी उस वैक्यूम को पूरा कर देता है। लाइन पर हमें वकार ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। वकार साहब, मोहम्मद हफीज के हवाले से क्या कहेंगे कि उनका फॉर्म में आना, क्योंकि इस वक्त जो है जरूरत थी फॉर्म में आने की, और कल उन्होंने 49 रन स्कोर किए, तो समझते हैं कि अब फखर जमान के साथ मोहम्मद हफीज भी इनफॉर्म हो गए हैं तो यकीनन सूदमंद साबित होगा लाहौर कलंदर्स के लिए। जी बिल्कुल, जो अपना मोहम्मद हफीज हैं वो एक अहम टूल है लाहौर कलंदर्स के लिए, उनका इन्फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। ये अल्लाह का शुक्र है कि गुज़श्ता रोज उन्होंने एक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, और लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत जरूरी है कि मोहम्मद हफीज का जो बल्ला है वो रन बनाए, क्योंकि मोहम्मद हफीज एक तजर्बेकार ऑलराउंडर है लाहौर कलंदर्स के पास। और लाहौर कलंदर्स के जो कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं वो ये चाहेंगे कि जितने भी उनके पास तजर्बेकार बैट्समैन हैं, इसके अलावा बॉलर्स हैं, वो अच्छा खेल पेश करें, क्योंकि आप प्ले ऑफ का मैच शुरू हो जाएगा। कल मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान अहम मैच है। उसके बाद अगर जो टीम जीतेगी, अगर लाहौर कलंदर ये मैच जीत जाती है तो डायरेक्ट फाइनल में पहुंचेगी, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और लाहौर कलंदर अब तक कोई कप भी नहीं जीत पाई है, और शायकीन की बड़ी तवक्को है, खास करके लाहौर में के खिताबी स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं और सारा क्राउड का प्रेशर भी होता है, इसलिए वो चाहेंगे कि जितने भी उनके अहम प्लेयर हैं, खास करके जो मोहम्मद हफीज हैं, वो फॉर्म में आए ताकि उन्हें जीत से हमकनार कर सकें। जीत से हमकनार कर सके। थोड़ी सी बात है लाहौर कलंदर से, हम देखते हैं कि वकार साहब ग्रास रूट लेवल पर बड़ा काम करती दिखाई देती है। बहुत से पाकिस्तान को जो है खिलाड़ी प्रोवाइड किए हैं, खासकर लाहौर कलंदर्स ने। तो समझते हैं कि ट्रॉफी तो ना जीत सकी, लेकिन पाकिस्तान को जो है खिलाड़ी जरूर देते हुए नजर आ रही है लाहौर कलंदर्स। जी बिल्कुल शहजादा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लाहौर कलंदर्स ने बड़े अहम प्लेयर पाकिस्तान को दिए हैं, खास करके आप देख सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी आपके सामने परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं कि बल्कि कौमी टीम के लिए उन्होंने परफॉर्म किया, और अब लाहौर कलंदर्स के वो वगैरह तौर पर कैप्टन हैं। इसके लिए हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ को उन्होंने पॉलिश किया, हारिस रऊफ को तैयार किया, उसके बाद उन्होंने बिग बैश लीग में भेजा, उसके बाद वो कौमी टीम का हिस्सा है। हारिस रऊफ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ के हवाले से कल जो चीजें हुई हैं वकार साहब, उन्होंने कामरान गुलाम को जो एक थप्पड़ मारा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? आप ग्राउंड पे मौजूद थे, कवरेज कर रहे थे, क्या महसूस किया आपने कि वो मजाकन उन्होंने कामरान गुलाम को थप्पड़ मारा या सीरियस होकर? पहले तो जिस तरह की फुटेज आई है, जिस तरह के ग्राउंड में हमने ये मंजर देखा, उस पर तो ऐसे ही महसूस हुआ कि सीरियस होकर उन्होंने उनको बकायदा तौर पर थप्पड़ जरा, क्योंकि कामरान गुलाम ने शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर अहम कैच छोड़ दिया था, जिसका उनको काफी रन था। लेकिन जब हारिस रऊफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया, जब आके उन्होंने आपस में क्लैपिंग की, तो हारिस रऊफ ने उनको गले भी लगाया, काफी देर घूरते भी रहे। अब जो मैच रेफरी है उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया, और जराए हमारे कहते हैं कि अली नकवी ने जब मैच खत्म होने के बाद जो मैच रेफरी थे अली नकवी, उन्होंने हारिस रऊफ और कामरान गुलाम को तलब किया। तो हारिस रऊफ ने कहा कि मैंने इसको मजाक से मारा, बल्कि एक किस्म की मैंने इसको थप्पी दी थी, लेकिन मेरा स्टाइल मैं जज्बात में था, तो ऐसा लगा कि मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। और लाहौर कलंदर्स के जो मैनेजर हैं समीन राना, उन्होंने भी ये कहा कि ये बात नहीं है। बाद में जब दोबारा
रन आउट रन आउट हुए तो बाद में ये दोनों काफी अच्छी तरह घुलते मिलते रहे और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में भी ये काफी एक दूसरे के साथ मजाक करते रहे। और समीर राणा का ये भी कहना था कि दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं और काफी मजाक भी एक दूसरे के साथ कल भी ड्रेसिंग रूम में जब इस मामले के बाद ये मजाक वगैरह करते रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जेस्चर अच्छा नहीं जाता क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैच देखा जा रहा था, इसलिए हारिस रऊफ को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। और माजी में भी हमने नहीं देखा कि कभी किसी बॉलर ने इसी तरह कोई छप्पर का कोई वाकया इस तरह का पेश आया हो। बहरहाल ये मामला अब रफा दफा हो गया है, मामले को हैंडल कर लिया गया है, जराया में ये बताते हैं। और अली नकवी ने बाकायदा तौर पर हारिस रऊफ को काफी समझाया और समीर राणा को भी बताया, और जिसका समीर राणा ने अपने जवाब भी पेश किया है कि इन दोनों की आपस में बड़े दोस्ती हैं। अब ये मामला इसको टूल ना दिया जाए और हमने इस मामले को हल कर लिया। बिल्कुल टूल ना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रियाज साहब कल क्या कहेंगे कल के वाक़े के हवाले से हारिस रऊफ और कामरान गुलाम के? देखें शहजादा, मैं तो ये कहूँगा कि ये खिलाड़ी जो है ना, जितनी भी पूरी कौम है या शायकीन है, उनसे तवक्को रखते हैं कि उनमें पेशेंस और टॉलरेंस जो है ज़्यादा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब देखा ही जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कमोबेश ऑन एंड ऑफ इस तरह की वाक़यात होते रहते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। इस सिलसिले में आईसीसी ने भी ज़ाहिर है ज़ाब्ते अखलाक बनाया है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी अगर कोई खिलाफ वर्जी करे। मैं ये समझता हूँ कि हारिस रऊफ जो हैं अब वो निचली सतह से ऊपर की सतह पर जा रहे हैं, और जब कोई खिलाड़ी जो है शोहरत हासिल करता है, एक बड़ा मुकाम हासिल करता है, तो उसका दिल और जहन भी बड़ा होना चाहिए। कोई भी हाथ जो है ना पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने गाल पे नहीं मारा करता है। अगर आप कोई थपकी देनी होती है ना, तो थपकी जो है हमेशा कंधे पे दी जाती है। ये जो है समथिंग इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ नॉट गुड। और ख़ास तौर से उन खिलाड़ियों के हवाले से जो अभी अपना मकाम बना रहे हैं, अभी निकल के आए हैं, तो हारिस रऊफ की जानिब से ये नाकाबिले माफ़ी है और इसकी बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से खिलाड़ियों को माफ़ करते रहेंगे उनकी इस तरह की हरकतों पर, लेकिन तो हमारे जो नए खिलाड़ी हैं उसके बाद तो वो गले भी लगाते रहे। देखें इससे पहले बड़ी बड़ी आप देखें रशिया और अमेरिका टेबल पे आ गए इतनी बड़ी बड़ी जंगें करके, तो बाद में तो सब हो जाता है। सबसे मतलब ये जितने भी आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ लोगों के साथ जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आफ्टर ऑल सबको टेबल पे आना पड़ता है, एक दूसरे गले मिल लेते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन बात तो ये होती है कि वो हमेशा रिकॉर्ड हो जाती है कि किसने जो है मतलब ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। तो ये जो थी मतलब हारिस रऊफ को कर दिया उन्होंने, लेकिन वो गलत चीज़ थी, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें पूरी दुनिया आपको देख रही है, बच्चे कितने शौक से क्रिकेट को देखते हैं, एक पैशन है पाकिस्तानियों का, और मतलब वो जब ये देखते हैं कि उनके बड़े इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? आप लोगों को क्या दर्ज देना चाहते हैं? बात तो ये होती कि जिस तरह से कॉम एंड कूल मतलब रिजवान ने कप्तानी की है, जब भी उनके किसी फील्डर ने कोई मतलब फंबल किया है, कोई गलती की है, तो कभी भी उन्होंने मतलब नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया। यकीनन हो सकता है बाद में ड्रेसिंग रूम में वो समझाते हो, तो अगर आपको मतलब इस तरह का चाटा मार रहा था तो आप ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके मार सकते थे जो दुनिया ना देखे। लेकिन ये इस तरह का बिहेव दुनिया के सामने करना ये एक गलत मैसेज है और ये नहीं होना चाहिए। और इस पे सख्त रद्द-ए-अमल होना चाहिए। इस वाकये के हवाले से समझते हैं कि इनकमिंग प्लेयर हैं हारिस रऊफ, टेस्ट स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में भी उनका नाम है, समझते हैं ऐसा ग्राउंड में बिहेवियर करना चाहिए था? देखिए रियाज साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि पूरी कौम उसको देख रही होती है और हम इन प्लेयर्स को आइडियलाइज कर रहे होते हैं और आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर एक अच्छा खिलाड़ी चिंगम खाना शुरू करता है तो ये जितनी यंग जनरेशन है वो मैच खेलते हुए चिंगम खाना शुरू कर देती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वहाँ पर पूरी तरह फॉलो किया जाए। और फिर सेकेंडली ये है कि ये जो आपने बात की और रियाज भाई ने भी बात की प्रेशर के हवाले से, तो इसका खिलाड़ियों पर प्रेशर बहुत होता है कि अगर रिज़ल्ट किसी वजह से डैमेज हो रहा होता है, किसी खिलाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस ना होने से, ख़ास तौर पे बॉलर्स का, कि उन्होंने एक कैच बना के दिया और खिलाड़ी ने नहीं उठाया या इस तरह 4 दे दिया लाइक द 6 के लिए, तो यू कैन ओनली क्लैप, तो उस पर प्रेशर होता है। अब ये प्रेशर जो है ये रिलीज़ होता है ग्रेजुअली, प्लेयर जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है और मुस्तकिल खेलता रहता है तो फिर वो उन चीज़ों को वो बेहतर कर पाता है। मैं समझता हूँ कि एक उन पर प्रेशर भी था जिसको उन्होंने रिएक्ट किया, और कहना चाहिए कि जी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जिस तरह के रियाज भाई ने कहा कि भाई आप चेंज रूम में जाकर, अंदर ड्रेसिंग रूम में जाके, वहाँ जाके बात करें। ड्रेसिंग रूम में जाकर अगर थप्पड़ मारना भी था तो ड्रेसिंग रूम में जाकर मारते ताकि दुनिया नहीं देखती। कल हमने देखा कि जब ग्राउंड्स के अंदर ऐसे वाकयात हुए तो बहुत ज़्यादा जो है जगहसाजी होती हुई भी नजर आई। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले बात हो रही थी हारिस रऊफ के हवाले से, लीगल एडवाइज़र हैं स्पोर्ट्स के आमिर अजीज़ साहब, कैसा देखते हैं इस वाक़े को? समझते हैं कि जगहज़ाई तो हो गई कल ग्राउंड्स के अंदर, लेकिन हमने ये देखा कि जो अली नकवी हैं वो भी इसका स्टेप लेते दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद जो मामले को रफा दफा कर दिया गया और ये कहा गया कि ये मजाकन ऐसा किया गया था, लेकिन हम फिर बाद में हमने देखा कि ग्राउंड्स के अंदर दोनों गले मिलते हुए भी दिखाई दिए। तो समझते हैं कि कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस किस्म के वाक़यात से जो है खिलाड़ियों को तंबी करनी चाहिए। जी बिल्कुल शहजादा, आप सही कह रहे हैं। देखें, ये वाक़या जो है ये एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। हमें इस माइंडसेट को दूर करने के लिए मैं समझता हूँ कि काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत है कि टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी काउंसलिंग भी हो इससे मामले से। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी कोई प्रेसिडेंट जो है वो आइंदा फ्यूचर में इस्टेब्लिश ना हो। जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, और सिर्फ शो कॉल्स के तंबी की हद तक अगर बात को रखेंगे तो फिर इस किस्म के वाक़यात तवातुर के साथ होते रहेंगे, मुस्तकिल होते रहेंगे। तो इस पर कोई एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखें तो वो फ़ौरन फ़ाइन इम्पोज कर देते हैं। आप फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल के अंदर हैवी फाइन्स लगाते हैं प्लेयर्स के ऊपर, जो लोग, क्योंकि फुटबॉल में तो आपको पता है कि वो जो फ्रिक्शन ऑफ ए सेकेंड होता है उसके अंदर चीज़ें तब्दील होती हैं, तो बड़े हैवी फाइन्स लगते हैं। अगर आप टेनिस की बात कर लें, टेनिस के अंदर मैकेनरो जैसा प्लेयर था, उसने कितनी मरतबा फ़ाइन खाए टेनिस प्लेयर ने, और छोटी छोटी बातों पे खाएं। सो क्रिकेट के अंदर भी ज़रूरी यह है कि अगर आपको डिसिप्लिन को कायम रखना है तो फिर आपको फ़ाइन्स इम्पोज करने पड़ेंगे प्लेयर्स के ऊपर। और ये PSL सिर्फ इसको ये कहना कि ये एक हमारे लोकल लीग चल रही है, तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर टेलीकास्ट हो रहा है, टेलीवाइज हो रहा है, दूसरी बड़ी लीग तो के शुमार की जाती है। समझते हैं कि यहाँ पर कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है कोशिश करनी चाहिए कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा तंबी करे इस किस्म के वाक़यात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लॉज हैं उसके हिसाब से भी उनके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी मिसकंडक्ट और ग्रॉस मिसकंडक्ट ये डिफाइंड है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो मिसकंडक्ट के अंदर फॉल होती है। आपने इथिकली एक चीज़ गलत की है ग्राउंड के ऊपर, बाद में आप उसके ऊपर माफ़ी मांग लें, अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट कर दें उसके ऊपर, या आप भले उस प्लेयर को गले लगा लें, लेकिन वो जो एक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो चुका। अब वो जब रिफ्लेक्ट हो चुका तो जाहिर बात है उसका अजाला किसी न किसी सूरत से करना चाहिए ताकि आगे वो चीज़ ना हो। बिल्कुल आगे ना हो। कल हमने एक चीज़ देखी खासकर जूनियर्स के हवाले से, वहाब रियाज ने जो है हमने देखा कि मोहम्मद हारिस को जब सुपर ओवर में 6 रन दरकार थे तो शोएब मलिक के साथ एक्सपीरियंस के साथ जो है बैटिंग करने भेजा, तो कितना एतमाद है कप्तान वहाब रियाज को मोहम्मद हारिस पे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद हारिस ने तो पूरे मैच के अंदर ग्राउंड पे जो परफॉर्मेंस दी है, तो पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि वहाब रियाज ने मोहम्मद हारिस को अप्रिशिएट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए उन तमाम चीज़ों के अंदर उनको भेजा था ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए। और वो चीज़ हारिस ने खुद एडमिट भी की जब उनसे ग्राउंड में इंटरेस्ट सवाल किया गया, तो उन्होंने एडमिट किया कि वहाब रियाज ने मुझे ग्राउंड में भेजा और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। हारिस ने ये बात कही ग्राउंड में खड़े होकर। सो ये बहुत अच्छा साइन है कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, और हारिस जैसे लोग जो हैं वो तो टीम का हिस्सा बन सकते हैं इंशाल्लाह। टीम का हिस्सा बन सकते हैं। कौमी क्या कहेंगे रियाज साहब मोहम्मद हारिस के हवाले से? कल हमने देखा कि जब 158 रन पेशावर ज़ल्मी की टीम ने स्कोर किया तो वहाँ पर हमने देखा कि हारिस रन नहीं कर पाए थे, लेकिन फील्डिंग में हमने देखा कि जान मारते दिखाई दिए, 2 अहम कैचेस पकड़े, और उसके बाद फिर हमने देखा कि सुपर ओवर पर जो कप्तान है वहाब रियाज उन पर एतमाद करते दिखाई दिए। उनको शोएब मलिक एक्सपीरियंस के साथ जो है ओपनिंग करने भेजा ताकि वो टारगेट चेस कर सके। गो के उन्होंने कोई बॉल्स नहीं खेली, लेकिन कितना जो है असरअंदाज होता है जूनियर्स को जब इतना ज़्यादा उनको भेजे एतमाद किया जाए, तो समझते हैं कि अच्छा साइन था कल मोहम्मद हारिस के लिए। देखें, हारिस ने इस PSL में मतलब वो मकाम हासिल किया जो बहुत ही कम खिलाड़ियों को किसी इवेंट में हासिल होता है। उनको जब इस इवेंट के दौरान मतलब पहले ही मैच में मौका मिला, दूसरे मैच में, तीसरे मैच में, तो वो एक ऐसे प्लेयर बन के सामने आए जिन्होंने हर मैच में अपनी परफॉर्मेंस पेश की। न सिर्फ उन्होंने वहाब रियाज की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर्स हैं अब उनको भी बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया कि आपके पास मतलब जो अब ओपनिंग बैट्समैन हैं वो
मतलब विकेट कीपर भी हैं, और अब देखना होगा कि हमारे पास कई एक विकेट कीपर एक साथ हैं, और जिस तरह की वो बहैसियत बैटर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, और उन्होंने मतलब तमाम मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो देखें, कोई भी हो, वहाब रियाज हो, जैसे कल वहाब रियाज थे, तो यकीनन उन्होंने एतमाद हासिल कर लिया है, और वो एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पे सामने आए हैं जो प्रेशर में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करते हैं। तो ये खुदा अल्लाह ताला की तरफ से भी एक गिफ्ट होता है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें खिलाड़ी की अपनी भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल होती है, जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहा होता है। देखें, कोई भी खिलाड़ी, हम भी मतलब इस दौर से गुजरे हैं, हमने भी बड़ी मतलब एक खेल खेले हैं, और हमने बड़े कैंप्स अटेंड किए हैं, हमें पता है। हमारे ये कोचेस हमसे कहा करते थे कि अगर आप रूटीन का कैंप अटेंड कर रहे हैं और हमारे साथ मतलब आप इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आप लोग घरों पे होते हैं 15-20 दिन, तो आप उस वक्त रिलैक्स नहीं हुआ करें, बल्कि आप उस वक्त भी प्रैक्टिस किया करें। तो वो ये कहते थे कि अगर आप सिर्फ कैंप की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग पर रिलाई करेंगे तो आप एक आम खिलाड़ी के तौर पे होंगे, या कभी कभी अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, लेकिन अगर आप जब घरों पे होंगे 15-20 दिन के लिए, महीनों के लिए, उस वक्त भी अगर आप अपनी परफॉर्मेंस जारी रखेंगे तो वो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी के तौर पे नजर आएंगे। तो हारिस ने मतलब इन तमाम चीज़ों को प्रूव किया है और जस्टिफाई किया है। क्या कहेंगे आमिर साहब, इस PSL और दीगर डोमेस्टिक से अब हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास जो गैप आता था, अब खिलाड़ियों का वो नहीं आ रहा। हमारे पास अच्छे विकेट कीपर्स भी निकल कर आ रहे हैं, अच्छे फास्ट बॉलर भी निकल कर आ रहे हैं, अच्छे फील्डर्स भी निकल कर आ रहे हैं, अच्छे बैटर्स भी निकल कर आ रहे हैं। तो समझते हैं कि अच्छा साइन है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि विकेट कीपर्स की लाइन लग गई है हमारे पास। रोहेल नज़ीर है हमारे पास, आजम खान हमारे पास है, सरफराज है, मोहम्मद रिजवान अच्छी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद हारिस ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। तो समझते हैं कि बहुत ज्यादा अब फायदा होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को PSL के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट से जो खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो जो हमारे पास माजी में गैप था उसको पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल शहजादा, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें अब हर जो नया टैलेंट है वो अपने आप को मनवाना चाहता है, और जिन लोगों को पहले सिर्फ सड़कें मिलती थी खेलने के लिए, उनको अब प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब वो आके परफॉर्म कर सकते हैं नेट्स के अंदर, और अपने आप को, अगर उनमें इतना टैलेंट है तो अपने आप को सामने ला सकते हैं। फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स में जब आप इंसेंटिव्स देंगे प्लेयर्स को, जैसे उनको मालूम है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो टीम में आ सकते हैं। PSL की टीम का मतलब ये है कि उनके पास बड़ा इजी एक्सेस हो जाएगा नेशनल टीम में आने का। आप अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए, जैसे हारिस रऊफ है हमारे सामने मिसाल है, हारिस रऊफ है, मोहम्मद हारिस है, जमान खान है, आजम खान है, सभी ने खान है। ये एक लिस्ट है पूरी लड़कों की, बिल्कुल लिस्ट है हमारे पास पूरी यंग लड़कों की, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए सरवाइव करते हुए भी नजर आएंगे। और इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो दीगर दूसरे खेलों पर भी बात करेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी इस पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के मैचेस की, और अब थोड़ी सी बात हम कर लें टेनिस की। इस वक्त हमारे साथ जो है खालिद रहमानी साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। खालिद साहब, टेनिस का खेल बड़ी तेज़ी में मकबूलियत हासिल कर रहा है, कराची के अंदर भी देख रहे हैं, दीगर शहरों के अंदर भी हम देख रहे हैं। कराची में भी हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर बीच पर खेला जा रहा है टूर्नामेंट टेनिस का। उसके अलावा मुख्तलिफ जो क्लब से वहां पर भी मुनक्किद हो रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो एक हमारा गैप था टेनिस के खिलाड़ियों का, वो अब लंबी कतारें आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह PSL में 7 में जो है नौजवान क्रिकेटर्स निकल कर सामने आ रहे हैं, तो मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं कि टेनिस से मजीद खिलाड़ी निकल कर सामने आएंगे। पहले तो शुक्रिया कि आप टेनिस जो है उसको भी थोड़ा मौका मिला आपके चैनल में। देखें, वो जो पोजीशन रियाज भाई ने या इन्होंने बताई है, आमिर भाई ने, वो पोजीशन नहीं है टेनिस में इस वक्त। मुझे एडमिट करना चाहिए कि हमारे पास बैकअप जो है वो उस लेवल का नहीं है जो एहसामुल हक और अकील ख़ान का है। अगरचे कि जैसा कि आपने कहा कि हमने मोर देन मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है टेनिस की एक्टिविटीज़ को। प्राइज़ मनी भी जो पहले 1 लाख होती थी वो 10-10 लाख 8 लाख हर टूर्नामेंट की, या 5 लाख।
और इसके अलावा जो ग्रास रूट के टूर्नामेंट्स हैं वो भी बेइंतहा हो गए हैं। इसलिए कि टेनिस में मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के बाद अगर स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है तो दूसरे नंबर पे कंट्री में वो टेनिस ही आ रहा है। और वो जो आपने बात की बीच टेनिस की, ये एक नया खेल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है 2 साल पहले। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का एक इदारा है, उनका एक पार्टनर है सैंड एवर। उन्होंने वर्ल्ड वाइड उसकी जो क्वालिफाइड यानी कि इक्विपमेंट जो है, रिकग्नाइज इक्विपमेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान को भी उन्होंने ऑफ़र किया, जो हमने मंगाया पाकिस्तान में, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने, वो कराची आ गया क्योंकि बीच तो हमारे पास ही है। और वहाँ हर महीने हम एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं बीच टेनिस की। और बीच टेनिस का अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तो अब माशाल्लाह, क्योंकि ये इजियर है, जो मेन स्ट्रीम टेनिस जो हार्ड कोर्ट पे होती है या फ्लेक्सी पे होती है, उसके मुकाबले में बहुत आसान है और इसमें फ़न भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है। मिडल ईस्ट के अंदर हर कंट्री जो है, कतर, ओमान, अबू धाबी, दुबई, कोयत, इन कंट्रीज़ में, और दूसरी तरफ चले जाएं थाईलैंड, हर तरफ जो है वो बीच टेनिस के इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के इवेंट्स हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा भी अगर पॉलिश करके कोशिश करें तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेरा इरादा है इंशाल्लाह कि 2022 में कम से कम 1 या 2 हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करें। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लड़के हैं, गेम महंगा होने के बाइस निकल कर सामने नहीं आते, लड़के लड़कियां खासकर टेनिस। फिर कोर्ट का बड़े मसाइल होते हैं। हम देखते हैं कि ग्रास रूट पे अगर बात करें तो स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ें बहुत कम स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं, कोर्ट्स जहां पर खिलाड़ी तरबियत हासिल कर सकें। तो समझते हैं कि स्कूल्स पे भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखें, इसमें हमने काम तो किया है पूरे पाकिस्तान में। एक जूनियर टेनिस इनिशिएटिव का एक प्रोग्राम चलता है वर्ल्ड वाइड, जिसमें वो जूनियर के इक्विपमेंट दे रहे होते हैं, वो स्कूलों के लिए ही है और वो हम कर रहे होते हैं। अंदरूनी सिंध में भी हमने कई जगह टेनिस कोर्ट्स भी बना के दिए और सामान भी स्कूलों को दिया और पूरे कंट्री में दिया जा रहा है। वो तो उस तरफ मल्टीप्लाई वो भी कर चुका है। मतलब पहले अगर 100-200 लोग थे, वो 20,000 से ज़्यादा एक साल में 2021 में हमने एक्सपोजर दिया पूरी कंट्री में टेनिस के स्कूल के बच्चों को। तो ये चीज़ें तो मल्टीप्लाई कर गई हैं। लेकिन वो जो दूसरी बात आपने की, अब हम कई प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, वहाँ जाकर हम कहते हैं जी हमारा JTI प्रोग्राम है, इसमें हम आके कोचिंग देते हैं और सामान सब चीज़ें हम लेकर आएंगे। जो एक्सपेंसिव सामान है वो हम उनसे 1 रुपया भी नहीं कहते कि आप हमें उसमें शेयर करें। लेकिन जब वो उनकी मैनेजमेंट हमसे बात करती है, वो कहते हैं जी एक टाइम के ऊपर अगर आधा घंटे में आप 4 खिलाड़ियों को खिला सकेंगे और उसके मुकाबले में अगर फुटसॉल हो रहा होगा तो वो 15 खेल रहे होंगे और अगर बास्केटबॉल कर रहे हैं तो 12 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई कर जाते हैं वो 10-10 मिनट के हाफ करके। टेनिस के मुकाबले में वो स्कूलों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दूसरे स्पोर्ट्स को दे सकते हैं। तो मतलब कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अब कोशिश करें कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जो है वो स्कूलों के अंदर वर्कशॉप मुनक्किद करे, तो अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएगा इससे। बिल्कुल, ये वर्कशॉप्स तो हो भी रही हैं और होनी भी चाहिए। पिछले 2 माह कबल हमारे पास नेशनल डायरेक्टर हामिद नियाज आए हुए थे कराची और यहाँ पर भी हम स्कूलों में गए। इसके अलावा अंदरूनी सिंध भी है और कराची में भी हमने वर्कशॉप्स की और मीरपुर ख़ास में टंडो आदम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फिर जामशोरो, फिर मीरपुर ख़ास, सब शहरों में हम उनको लेकर गए और वहाँ स्कूलों और कॉलेजेस में हमने एक्टिविटीज़ की हैं। बट यह है कि वो हैवी ऑड्स के साथ हम टेनिस को लेके चल रहे हैं। वो इतने हमारे लिए आसानियाँ नहीं हैं जैसे क्रिकेट है या बहुत सारे खेल हैं जो कि आसानी से खेले जा सकते हैं। तो दिलचस्पी देख रहे हैं आप बच्चियों के अंदर जो खिलाड़ी हैं इसके? हाँ, बेहतरी तो हुई है, नो डाउट कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे अब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन वो क्वालिटी जो वर्ल्ड वाइड जो बेहतरी आई है वो उसको हम मैच नहीं कर पाए हैं। अच्छा, जिस तरह आमिर साहब खालिद साहब कह रहे थे कि बीच टेनिस चैम्पियनशिप चल रही है इस वक्त, तो समझते हैं कि बीच पे इन्होंने भी कहा कि खिलाड़ी निकल कर अगर सामने आते हैं तो हम फिर इंटरनेशनल इवेंट में भी शिरकत करेंगे बीच के। तो समझते हैं कि खिलाड़ियों के अंदर भी गुरूम होना चाहिए ऐसे जब इवेंट मुनक्किद होते हैं तो? जी बिल्कुल, पोटेंशियल बहुत है लोगों के अंदर, माशाल्लाह हमारी यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है। और बीच टेनिस हो गया और इससे मुताल्लिक़ जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनमें बहुत हद तक लोग सामने आ सकते हैं। सिर्फ लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए सामने आने के लिए। इस शहर के अंदर अगर किसी चीज़ का फुक़दान है तो वो रिसोर्सेज का है, प्लेटफॉर्म का है। इसमें भी सिर्फ एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा शहजादा कि जैसे हमारा नेशनल गेम है हॉकी के अंदर भी जिस चीज़ का फुक़दान है वो रिसोर्सेज का है। हमारे पास
ग्राउंड्स नहीं थे। हम अब कुछ ग्राउंड्स डेवलप होने शुरू हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं कराची हॉकी एसोसिएशन वगैरह, अब ये लोग काम कर रहे हैं। YMCA ग्राउंड है, आपने खुद माशाल्लाह बहुत कवरेज की YMCA ग्राउंड की। तो ये जो जगहें हैं अब ये बन के सामने आ रही हैं। तो अब जो हमारी यूथ है उसको गलियों की जगह और सड़कों की जगह उनको जगहें मिलनी शुरू हो रही हैं, और हमें कोशिश भी ये करनी चाहिए ज़्यादा। और मैं मेरा जो अपना एसोसिएशन है वो भी इसी वजह से स्पोर्ट्स में ज़्यादा है कि यूथ के लिए ग्राउंड्स खाली करवाए जाएं। वो ग्राउंड जो इस पर कब्जे हुए हुए हैं, जिसके ऊपर और कोई एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनको खाली करा के यूथ के हवाले किया, ताकि वो लोग अपना टैलेंट को सामने ला सकें, अपने टैलेंट को निखार सकें। रियाज साहब क्या कहेंगे टेनिस के हवाले से? खालिद साहब बड़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन मेहनत करती दिखाई दे रही है कि ग्रास रूट लेवल से जो है खिलाड़ी निकल कर सामने आए, और एक काविश हमने देखा कि बीच टेनिस चैंपियनशिप भी मुनक्किद हो रही कराची के अंदर। तो समझते हैं कि अच्छा साइन है ये टेनिस के लिए। देखिए, जहाँ तक आपने सवाल की इब्तिदा खालिद रहमानी साहब से की है, तो मैं तो इनको 25-30 साल तो मेरे ख्याल से हो गए हैं, 35 साल। जब हम दूसरे खेल खेल रहे होते तो हम टेनिस में देख रहे होते थे, और नो डाउट रहमानी साहब की बड़ी मतलब कोशिशें, काविशें टेनिस को तरक्की देने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए। लेकिन शहज़ादा अनफॉर्चुनेटली हमारे मतलब जहाँ हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं जिसमें हमें फ़ख्र है, वहाँ पे अभी तक हम जो है जो स्पोर्ट्स का एक कल्चर होता है ना, उसको डेवलप नहीं कर पाए। आप ये देखें कि मतलब जैसा आमिर अजीज़ साहब ने कहा कि हमें मतलब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी खिलाड़ियों के लिए, ऐसा हमें चीज़ें मतलब देनी होंगी जिसकी वजह से वो इस तरफ आएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक तो हमारा मतलब सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम मतलब ये कहना पड़ता है कि ये जो एजुकेशन है वो एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गई है। अब आप देखें बड़े बड़े कॉलेजेस, मैं खुद देखता हूँ यूनिवर्सिटीज़, वो जो है 1,000 2,000 गज के प्लॉट में उसमें इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। तो एक कल्चर मतलब एजुकेशन के हवाले से डेवलप नहीं हो रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसा पाकिस्तान बना था 50 की दहाई में, अगर कोई जो एजुकेशन मतलब ये कि कॉलेजेस बन रहे थे या स्कूल बन रहे थे तो उनके बड़े बड़े ग्राउंड्स भी थे, वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हो सकती थी, सारा सब कुछ भी हो सकता था, होता रहा वहाँ पे, और वहाँ पे हो भी रहा है। जैसे मैं खुद जामिया मिलिया कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैंने वहाँ देखा कि स्कूल का अलग ग्राउंड था, कॉलेज का अलग ग्राउंड था, मतलब इंडोर गेम, आउटडोर गेम, तो इस तरह की मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी। फिर जब हम कराची यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया तो वहाँ भी कराची यूनिवर्सिटी माशाल्लाह फुटबॉल का ग्राउंड अलग, हॉकी का अलग, क्रिकेट का अलग। तो इस तरह के कम से कम जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो कॉलेजेस या मतलब स्कूल की इजाज़त देता है खुलने की, तो कम से कम इतना तो मतलब उन्हें करना चाहिए कि भाई आउटडोर खेल का ग्राउंड ना हो तो इंडोर खेल के तो ग्राउंड हो, ताकि खिलाड़ी जो है, नौजवान जो है, अपनी मतलब जो बिल्कुल अपनी सलाहियतों को उजागर कर सके। रियाज साहब, प्रोग्राम में टाइम कम है। रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खालिद रहमानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर अजीज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।